हेलो। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द नेचर ऑफ surfaces and the changes which takes place on the surface of any substance is called as surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री में तीन टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। पहला है एड्सॉर्प्शन, दूसरा कोलॉइड्स एंड द थर्ड टॉपिक इज कैटलिस्ट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, एड्सॉर्प्शन। इफ आई टॉक अबाउट एनी सॉलिड सरफेस, जैसे कि मैं ये बोर्ड की बात करूं, ये बोर्ड एक सॉलिड सरफेस है और इस सॉलिड सरफेस के ऊपर यानी कि सरफेस के ऊपर कुछ पार्टिकल्स हैं, जैसे कि ये पार्टिकल्स हैं, और कुछ पार्टिकल्स सॉलिड सरफेस की बल्क में प्रेजेंट हैं। तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में ऐसे पार्टिकल जो सरफेस पर है, सरफेस पर प्रेजेंट है, और ऐसे पार्टिकल्स जो किसी सॉलिड सब्सटेंस के बल्क में है। बल्क में मतलब इंटायर मास में, टोटल इंटायर मास में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या दोनों पार्टिकल्स के बीच में कोई डिफरेंस है? यस, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द फोर्सेस। अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में बैलेंस्ड फोर्सेस, you can see balanced forces exist in the particles, amongst the particles which are inside the bulk of the matter। जैसे कि ये सॉलिड बॉक्स है, उस सॉलिड बॉक्स के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स में आपस में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस्ड है। लेकिन जो पार्टिकल्स इस बॉक्स के बाहर है वो पार्टिकल्स अनबैलेंस्ड फोर्सेस से जुड़े होते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द फोर्सेस, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। सो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस, द पार्टिकल्स which are on the surface of this substance, they tend to exert some kind of forces. These unbalanced forces which are exerted by the surface particles are responsible to adhere any other substance। आप देख रहे हो ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें कैसे अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं, और अनबैलेंस्ड फोर्स होने की वजह से इन पार्टिकल्स में एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है, एक फिनोमेना डेवलप हो जाता है। वो फिनोमेना होता है एडहेयर करने का। एडहेयर मतलब स्टिक करने का। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है सरफेस, किसी भी सरफेस, किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पर, ये जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है कि दूसरे पार्टिकल्स को एडहेयर करने की, स्टिक करने की, उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन जब हम वर्ड सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है, पर जी नहीं। एड्सॉर्प्शन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक ऐसा फिनोमेना होता है which is exerted by the substance, by the particles of the substance which are present on its surface. Such type of phenomena is called as adsorption। अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो adsorption is a phenomena which is actually the accumulation of the particles of another substance on its surface। Such phenomena is called as adsorption। और
ज़्यादातर जो इंटरेक्शन होता है वो सॉलिड गैस का इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ा गया है, और आगे हम सॉलिड गैस के बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। सरफेस फिनोमिनन बहुत सारे वेल नोन एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हेट्रोजीनस कैटालाइसिस, कोलाइडल केमिस्ट्री, द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, कोरोजन होता है जो इलेक्ट्रोड प्रोसेस, बहुत सारे इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस होते हैं, वो भी सरफेस फिनोमेना होते हैं। और डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये कुछ एग्जाम्पल्स है सरफेस फिनोमेना के। सरफेस इफेक्ट्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एप्लाइड सरफेस इफेक्ट्स होते हैं, जिनका डेली लाइफ में और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। और वास्तव में देखा जाए तो ये सरफेस इफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए एक इनर्ट एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है, वैक्यूम की ज़रूरत होती है। जैसे कि जो क्लीन मेटल होते हैं, अल्ट्रा क्लीन मेटल्स होते हैं, उनको, उनके सरफेस को स्टडी करने के लिए, ऐसे मेटल्स को स्टडी करने के लिए, केयरफुल एग्जामिनेशन करने के लिए, सरफेस इफेक्ट्स को समझने के लिए, ऐसे मेटल्स को अंडर ए वेरी हाई प्रेशर रखा जाता है वैक्यूम में। द प्रेशर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁸ to 10⁻⁻⁹ पास्कल। इतने हाई प्रेशर में अल्ट्रा क्लीन मेटल्स को रखा जाता है और सरफेस स्टडी की जाती है। तो ये जो सरफेस फिनोमेना है, जो बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, सरफेस इफेक्ट्स, इसमें से हम आज एड्सॉर्प्शन पढ़ने वाले हैं। एड्सॉर्प्शन, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस एड्सॉर्प्शन। अब हम इस चैप्टर का ये एक टॉपिक है एड्सॉर्प्शन, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एड्सॉर्प्शन, जब एब्जॉर्प्शन के साथ कंफ्यूजिंग वर्ड जैसा होता है, तब हमें समझना ज़रूरी हो जाता है कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में वास्तव में क्या डिफरेंस है। पहले एड्सॉर्प्शन की कुछ बातें करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखें। जैसे हम इस चॉक को इंक में डिप कर देते हैं, तो इस चॉक के सरफेस पर ब्लू कलर का इंक दिखता है हमको, तो हम कहते हैं इसको एड्सॉर्प्शन। लेकिन जैसे ही इंक काफ़ी समय तक, काफ़ी देर तक इंक पर डूबी रहती है, तो हम देखते हैं कि इंक के अंदर भी जो ब्लू कलर है वो चढ़ गया है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर सरफेस पर ही इंक लगी हुई है और हमने ब्रेक किया और अंदर वाइट वाइट है, तो उसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। जब हम शुगर इंडस्ट्री में, जब हम रॉ शुगर को एनिमल बैट्स में, रॉ शुगर इंडस्ट्री में, इसके अलावा अगर हम चारकोल, जो चारकोल होता है एनिमल या वेजिटेबल चारकोल, उस चारकोल को यदि हम इंक, किसी इंक पॉट के ऊपर चारकोल के पाउडर डाल देते हैं, तो उस इंक पॉट के अंदर इंक का कलर डिसअपियर होने लगता है, फेड होने लगता है। या फिर शुगर इंडस्ट्रीज में जो शुगर केन जो होता है, इसका कलर फेड अप करने के लिए हम बहुत सारी मात्रा में एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ करते हैं, एनिमल चारकोल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा फाइनली डिवाइडेड जो पार्टिकल्स होते हैं,
उसमें एड्जॉर्प्शन करने की ज़बरदस्त एबिलिटी आ जाती है, एड्जॉर्ब बहुत इनॉर्मस अमाउंट में करते हैं। जैसे कि फाइनली डिवाइडेड चारकोल होता है जिसको हम एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं। उस एक्टिवेटेड चारकोल की टेंडेंसी होती है अमोनिया गैस को एड्जॉर्ब करने की। अमोनिया गैस के अलावा क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्जीन गैस COCl2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, एक बहुत सारी गैसेस को अडहेयर करने की, एड्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है एक्टिवेटेड चारकोल में। तो एक्टिवेटेड चारकोल एड्जॉर्ब कर लेता है इन सभी सब्सटेंस को, इन सभी गैसेस को। और यही कारण है कि जो फेस मास्क होता है, फेस मास्क में भी हम देखते हैं कि एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ होता है। तो ये एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है ये पॉइजनस गैस को एड्जॉर्ब कर लेता है। तो जो मास्क होता है उसमें पॉइजनस गैसेस इसमें से एंटर नहीं कर पाती है क्योंकि ये पॉइजनस गैसेस बाहर ही एड्जॉर्ब हो जाती है। इसके अलावा अमोनिया गैस जो एक्टिवेटेड चारकोल की सरफेस पर एडहेयर हो जाती है, एड्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन वही अमोनिया गैस यदि वाटर से पास करते हैं तो ये NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देती है। और यदि हम फाइनली डिवाइडेड मेटल्स की बात करें तो ये फाइनली डिवाइडेड मेटल्स होते हैं, ये बहुत अच्छे सरफेस प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारा सरफेस प्रोवाइड करते हैं इनॉर्मस अमाउंट में। और इसी वजह से ये फाइनली डिवाइडेड जो मेटल्स होते हैं, जैसे प्लैटिनम की मेटल है, निकल की मेटल है, पैलेडियम की मेटल है, ये फाइनली डिवाइडेड मेटल्स फाइनली पाउडर्ड स्टेट में। तो ये जो पार्टिकल्स हैं एड्जॉर्प्शन कराते हैं बहुत सारा। इसके अलावा सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, मेटल के फाइनली डिवाइडेड सरफेसेस और जिनको हम एक्टिवेटेड मेटल्स बोलते हैं, तो ये इनके सरफेस पर भी गैसेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में एड्जॉर्ब हो जाती है। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं लिस्ट एग्जांपल्स, एड्जॉर्प्शन के ही एग्जांपल्स हैं। अब एड्जॉर्प्शन हमें समझना ज़रूरी है कि एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक टुकड़ा सिलिका जेल का यूज़ करता हूँ और उसको एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें मॉइस्चर चिपका हुआ है, मॉइस्चर लगा हुआ है एक टेस्ट ट्यूब की सरफेस पर, वॉल्स की, उस टेस्ट ट्यूब की वॉल पर, और सिलिका जेल के कुछ पीसेस वहाँ पर मैं कुछ टुकड़े वहाँ पे टेस्ट ट्यूब में डाल देता हूँ। तो सिलिका जेल की सरफेस इन वाटर मॉलिक्यूल्स को एडहेयर कर लेगी, स्टिक कर लेगी, एड्जॉर्ब कर लेती है। तो सिलिका जेल की ये विशेषता होती है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम बात करें इसी टेस्ट ट्यूब में यदि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को डालता हूँ, नमी है उसमें, तो टेस्ट ट्यूब के वॉल पर जो नमी है, पानी की कुछ बूंदें सरफेस पर है, टेस्ट ट्यूब की वॉल की सरफेस पर लगी हुई है, तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 जैसा हम डालते हैं तो वो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का जो टुकड़ा है वो क्या करता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने में सोख लेता है। उसकी सरफेस पर तो नहीं जमता वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन ये अपने में ही एब्जॉर्ब कर लेता है। ये डिफरेंस है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। जो कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ने किया उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जैसे कि ये कोई एक टुकड़ा है सिलिका जेल का, सिलिका जेल, और एक पीस मैंने लिया है
एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अब हुआ क्या था कि सिलिका जेल को टेस्ट ट्यूब में रखा, तो सिलिका जेल ने क्या है, टेस्ट ट्यूब की वॉल पर जो नमी थी उसको अपने ऊपर स्टिक कर लिया, लेकिन सरफेस पर ही स्टिक किया है। जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो अक्यूमुलेट कहां पर हुए हैं, केवल सरफेस पर। लेकिन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को जब मैंने उसी टेस्ट ट्यूब में रखा कुछ देर के लिए, तो मैं देखता हूं कि टेस्ट ट्यूब की वॉल से सारी नमी गायब हो जाती है। तो कारण ये होता है कि इस बार एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ने सारी नमी को अपने में एड्सॉर्ब कर लिया। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन मैं अगर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की बात करूं, जो उसी टेस्ट ट्यूब में जब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के टुकड़े को रखा जाता है, तो वो जो पीस है वो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का, वो सारी नमी को टेस्ट ट्यूब की वॉल पर जो लगी थी सारी नमी को ये अपने में सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल वो ना सिर्फ सरफेस पर ही होते हैं एक्यूमुलेट, बल्कि वाटर के मॉलिक्यूल अंदर भी चले जाते हैं और पूरी तरह से वाटर को सोख लेते हैं। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। लेकिन यहां जो फिनोमिना होता है इसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। डिफरेंस है, आप देख रहे हो क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल केवल सरफेस पर ही अडियर किए, सरफेस पर ही स्टिक हुए एडजॉर्प्शन के केस में। लेकिन एब्जॉर्प्शन के केस में जो वाटर के मॉलिक्यूल है ना सिर्फ सरफेस पर बल्कि उस एनहाइड्रस कैल्शियम, उस पीस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड उसके अंदर भी चले गए, यानी कि इंटायर बल्क में, इंटायर मास ऑफ द एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड absorbs the water molecules. Okay, so this is the difference between adsorption and absorption. यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल बाहर के अलावा अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। So this is the difference between adsorption and absorption. Now we need to understand what is another difference between adsorption and an absorption. First thing is that this adsorption, it is related to only the surface. It is a surface phenomena, but this kind of process is a bulk phenomena, because in this process the molecules of water are distributed uniformly throughout the bulk of the matter, throughout the entire mass of the matter. इसीलिए हम इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये बल्क फिनोमेना हुआ। फिर इसके बाद एक और डिफरेंस इसमें होता है, एड्सॉर्प्शन फर्स्ट increases, the rate of adsorption first increases and then decreases, whereas absorption में क्या होता है, the rate of absorption is uniform throughout the phenomena. उसकी जो स्पीड होती है वो पूरे फिनोमेना में बराबर होती है। एड्सॉर्प्शन में पार्टिकल सरफेस पर ही एक्यूमुलेट होते हैं, एंड एड्सॉर्प्शन द accumulation of particles of another substance is higher on the surface, whereas the distribution or the concentration of another substance is uniform throughout the bulk. जो पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जबकि इसमें एड्सॉर्प्शन में पार्टिकल्स इकट्ठे कहाँ पर होते हैं, एक्यूमुलेट कहाँ पर होते हैं, सरफेस पर होते हैं। So this is the difference between adsorption and absorption. Now we will try to
understand some of the important terms, important definitions used in this chapter। और इस चैप्टर को अगर अच्छे से स्कोर करना है तो हमें चाहिए कि हम टर्मिनोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझें, तो ये बहुत अच्छे से आप स्कोर करेंगे। सिलिका जेल की मैंने जैसे बात की थी कि इस सिलिका जेल को वाटर वेपर के एटमॉस्फेयर पे रखा जाए, जैसे कि मैंने टेस्ट ट्यूब में रखा था सिलिका जेल, और टेस्ट ट्यूब की वॉल पर मॉइस्चर था, तो मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम कैल्शियम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर के जो वेपर्स है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन सिलिका जेल एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि वो एड्जॉर्ब करता है, यानी कि मॉइस्चर के वेपर्स को अपनी सरफेस पर अडेयर कर लेता है। तो ये दिस एड्जॉर्प्शन was associated with silica gel and the term absorption was related to the anhydrous calcium chloride। तो ये जो फेस है सिलिका जेल के सरफेस पर, इसे मान लीजिए हम फेस 1 मानते हैं, इसको फेस 1 मान लें, और सिलिका जेल के अंदर एक और फेस है जिसको हम फेस 2 बोलते हैं। और इन दोनों फेस को जो सेपरेट करने वाली एक इमेजिनरी एक लेयर है, एक सरफेस है, इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। दोनों फेस को सेपरेट करने वाले एक इंटरफेस होता है। तो इंटरफेस, अभी जो एग्जांपल मैंने दिया है ये एग्जांपल है सॉलिड गैस इंटरफेस हो गया, सॉलिड गैस इंटरफेस। और ऐसे इस प्रकार से 5 इंटरफेस पॉसिबल है, सॉलिड सॉलिड इंटरफेस, लिक्विड लिक्विड इंटरफेस, सॉलिड गैस इंटरफेस, लिक्विड गैस इंटरफेस। लेकिन गैस गैस इंटरफेस पॉसिबल नहीं है। और इनमें से सबसे ज़्यादा जो स्टडी किया है हमने और वेल अंडरस्टूड है और इंटरेस्टिंग भी है, वो है सबसे ज़्यादा, वो है सॉलिड गैस इंटरफेस। तो अब हम आगे जो स्टडी करेंगे, आगे जो इस चैप्टर में ज़्यादातर डिस्कशन जो भी है वो सॉलिड गैस, मोस्टली सॉलिड गैस से रेलेवेंट है, मतलब सॉलिड गैस इंटरफेस से ज़्यादातर आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया था ये वाला एग्जांपल। इसके अलावा आप एक्टिवेटेड चारकोल को आप उसको अमोनिया गैस के एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, तो अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल्स की जो नंबर है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी कि जो एक कंटेनर है, उस कंटेनर में एक अमोनिया गैस भरी हुई है, और उस अमोनिया गैस में, गैस से भरे हुए कंटेनर में उसके अंदर यदि हम एक्टिवेटेड चारकोल रख देते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि उस कंटेनर के अंदर जो एक्टिवेटेड चारकोल की प्रेजेंस होती है वो अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल्स को डिक्रीज कर देती है। यानी कि अमोनिया गैस का जो प्रेशर है उसको डिक्रीज करने का काम करती है ये एक्टिवेटेड चारकोल। दिस एक्टिवेटेड चारकोल is used for the decreasing of the pressure of the ammonia gas inside the container। जब हम किसी कंटेनर में एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करते हैं तो इस प्रकार से वो गैस के प्रेशर को डिक्रीज करने का काम एक्टिवेटेड चारकोल करती है। तो यहाँ पर भी मैंने अभी सॉलिड गैस इंटरफेस की बात कर रहा हूँ मैं भी। तो ये जो इंटरफेस है ये सॉलिड गैस इंटरफेस में दोनों फेस को सेपरेट करने वाला एक लेयर, सेपरेटिंग लेयर
और जो सिलिका जेल है वो सिलिका जेल जिसके सरफेस पर पार्टिकल्स, दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हुए हैं, तो सिलिका जेल को हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट। आप टर्मिनोलॉजी पर ध्यान दीजिएगा, एड्सॉर्बेंट, सिलिका जेल इज एड्सॉर्बेंट, सिलिका जेल इज एड्सॉर्बेंट। द एग्जाम्पल इज सिलिका जेल एंड एक्टिवेटेड चारकोल। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताए थे, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल और एक्टिवेटेड चारकोल, फाइनली डिवाइडेड जो मेटल्स होते हैं तो उनको, वो भी एक्टिवेटेड होते हैं, फाइनली डिवाइडेड होते हैं इसलिए एक्टिवेटेड होते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स है ये एड्सॉर्बेंट्स के। इसके अलावा जो गैस है इसके ऊपर एडहेयर हो रही है उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेट, जैसे अमोनिया गैस एड्सॉर्बेट। इस एग्जांपल में वाटर वेपर इज एड्सॉर्बेट, वाटर वेपर इज इन गैस फॉर्म, गैसियस फॉर्म, तो वो क्या है, एड्सॉर्बेट। तो एड्सॉर्बेंट होता है, एक एड्सॉर्बेट होता है। जो भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स एडहेयर होते हैं, स्टिक करते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं किसी सॉलिड सरफेस पर या फिर लिक्विड की सरफेस पर, तो हम उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेट। और जो सब्सटेंस पार्टिकल्स को स्टिक करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, एड्सॉर्ब करते हैं, उनको बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। जैसे कि मैंने बताया था कि चारकोल बेड्स में हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर पास करते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन जो शुगर का जो एक्वस सॉल्यूशन, उसका जो कलरिंग सब्सटेंस है वो चारकोल में स्टिक हो जाता है, एड्सॉर्ब हो जाता है। तो चारकोल क्या हुआ, एड्सॉर्बेंट, और जो कलरिंग सब्सटेंस है वो क्या हो गए, एड्सॉर्बेट। जैसे कि आप इंक पॉट है, इंक, उसमें आपने कुछ चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल डाल दिया, तो एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर डालने से क्या होगा कि उसका जो कलर है, वो इंक का कलर वो डिसअपियर हो जाता है, फेड हो जाती है, उसकी जो कलर है वो फेड हो जाता है। मिथिलीन ब्लू एक डाई है, उसमें अगर हम चारकोल ऐड करते हैं, यानी कि मिथिलीन ब्लू डाई है, उसको यदि हम चारकोल के साथ थोड़ा शेक करेंगे, स्टिर करेंगे, तो उसका कलर धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेगा, फेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से कई एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं एड्सॉर्बेंट के। तो ये जो मिथिलीन ब्लू है ये क्या चीज है, एड्सॉर्बेट। और मिथिलीन ब्लू एक्चुअल में डाई होता है जो एक्टिवेटेड चारकोल की सरफेस पर एडहेयर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो एड्सॉर्बेंट हुआ, कलरिंग सब जो डाई है उसको हमने बोल दिया एड्सॉर्बेट, क्योंकि एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स एडहेयर हो गए। तो ये एग्जाम्पल हो गया एक और। तो एड्सॉर्बेंट होता है, एक होता है एड्सॉर्बेट, तो दोनों के बीच में आप डिफरेंस समझ लीजिए। और इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि एड्सॉर्प्शन जो होता है, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जब होती है तो कभी कभी एड्सॉर्प्शन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था थोड़ी देर पहले कैल्शियम, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को जब मैंने टेस्ट ट्यूब में रखा, खाली टेस्ट ट्यूब में मैंने जब रखा, तो उसने टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पर जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब किया। इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, पार्टिकल वाटर वेपर्स के, वो स्टिक हो गए किसकी सरफेस पर, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की सरफेस पर। तो स्टिक तो हुए, साथ ही साथ उसके पार्टिकल बल्क में, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के बल्क में अंदर जाकर
डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो पार्टिकल केवल सरफेस पर ही नहीं रहते। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की जब हम बात करें तो वाटर के पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं, यानी कि पूरे बल्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उस फिनोमेना को हम बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। तो ऑफ कोर्स कभी कभी एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ होता है, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सॉर्प्शन। सॉर्प्शन इज अ फिनोमेना in which the adsorption and absorption takes place simultaneously. That phenomena is called as sorption. तो sorption term यूज किया जाता है। Now another term just opposite to this term is desorption. एक और term आता है desorption। जैसे sorption एक term होता है, उसी तरह से desorption भी एक term होता है। तो desorption का मतलब क्या होता है? Meaning, the meaning of desorption is that the removal of the adsorbate from the surface of the adsorbent is called a desorption. adsorbent की surface से adsorbate का removal वो कहलाता है desorption। फाइन। तो ये कुछ टर्म्स हैं हमने डिस्कस किए। फिर एक टर्म और आती है, उसको वो भी एड्सॉर्प्शन होता है, लेकिन एड्सॉर्प्शन किसी किसी केस में हम स्पेशल टर्म देते हैं एड्सॉर्प्शन को। जैसे कि कुछ गैसेस मेटल के सरफेस पर एड्सॉर्ब होती हैं, तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं ऑक्लूजन। So the adsorption of some gases on the surface of the metal is called as occlusion. तो एक्चुअल में वो भी एक प्रकार का एड्सॉर्प्शन ही है, लेकिन हम उसको अलग टर्म से डिनोट करते हैं, ऑक्लूजन। ये वॉन डेर वाल फोर्स की वजह से गैस मेटल्स की इंटर पार्टिकल स्पेस में, यानी कि वॉइड्स में जाकर सेटल हो जाते हैं, और उनमें उन स्पेस में जाकर ये कुछ गैसेस होती है वो सेटल होती हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्लूजन। तो दिस इज ऑल्सो एक्चुअली अ काइंड ऑफ एड्सॉर्प्शन।